हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2012 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है लीनियर अलजेब्रा, और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 3 इस सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें एक मैपिंग दी गई है T जो कि P3 से P3 की तरफ है, और इस मैपिंग को जो है वो डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है। T ऑफ P ऑफ X जो है वो बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 1 to X P डैश ऑफ T इंटू dt के बराबर होगी ये मैपिंग। दूसरी चीज़ हमें इस क्वेश्चन में ये दी गई है कि जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी मैपिंग T की, इस दो बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग जो कि क्या है B1 इज इक्वल टू B2 एक ऐसा सेट है जिसमें बेसिकली 4 एलिमेंट्स है जो कि कौन कौन से हैं 1, x, x2, x3, और जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी हमारी मैपिंग T की उसे डिनोट किया गया है इस M मैट्रिक्स से। इस केस में M डैश जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, ट्रांसपोज डिनोट कर रहा है हमारे M मैट्रिक्स का, जो कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी मैपिंग T की। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि हमें बताना है कि m प्लस m डैश की वैल्यू जो है वो क्या होगी, और वो जो है हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में हमें एक ऐसा मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी पहली रो है 0, -1, -1, -1, जिसकी दूसरी रो है -1, 2, 0, 0, जिसकी तीसरी रो है 0, 0, 2, 0, जिसकी चौथी रो है 0, 0, 0, 2। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में हमें एक ऐसा मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी पहली रो है -1, 0, 0, 2, जिसकी दूसरी रो है 0, -1, 1, 0, जिसकी तीसरी रो है 0, 1, -1, 0, और जिसकी चौथी रो है 2, 0, 2, 1। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में हमें एक ऐसा मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी पहली रो है 2, 0, 0, -1, जिसकी दूसरी रो है -1, 2, 1, 0, जिसकी तीसरी रो है 0, 1, 2, -1, और जिसकी चौथी रो है -1, 0, -1, 0। और साथ ही साथ जो हमें ऑप्शन डी दिया गया है वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी पहली रो है 0, 2, 2, 2, जिसकी दूसरी रो है 2, -1, 0, 0, जिसकी तीसरी रो है 2, 0, -1, 0, और जिसकी चौथी रो है 2, 0, 0, -1। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो होगा m प्लस m डैश के बराबर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि T जो है वो एक मैपिंग है P3 से P3 की तरफ, और इसे जो है वो डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है। T ऑफ P ऑफ X जो है वो बराबर है इंटीग्रल फ्रॉम 1 to X P डैश ऑफ T इंटू dt, और साथ ही साथ हमें बेसिस दिए गए हैं B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू एक ऐसा सेट है जिसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं 1, x, x2, x3, और ये जो है वो स्टैंडर्ड बेसिस हैं हमारे P3 के। अगर ऐसा हो जाए कि P ऑफ X जो है वो 1 के बराबर होगा, तो उस टाइम पे P डैश ऑफ X जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि T ऑफ 1 जो कि किसके बराबर होगा, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to X 0 इंटू dt इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और इस केस में हम 0 का ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर P ऑफ X जो है वो X के बराबर है, तो उस टाइम पे P डैश ऑफ X जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो उस टाइम पे T ऑफ X जो है वो बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 1 to X 1 इंटू dt इज इक्वल टू होगा x माइनस 1 के बराबर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। तीसरी चीज़ हो सकती है कि अगर हमारा P ऑफ X जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर हो, तो उस टाइम पे P डैश ऑफ X जो है वो किसके बराबर होगा, 2x के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि T ऑफ X स्क्वायर जो कि किसके बराबर होगा, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to X 2 इंटू T इंटू dt इज इक्वल टू होगा x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगी ये चीज़। और इसी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब।
चौथी चीज़ ये हो सकती है कि जब हमारा p ऑफ x जो है वो x³ के बराबर हो, तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि p डैश ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, 3x² के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि t ऑफ x³ जो है वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to x 3 इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, x³ - 1 के बराबर होगी ये चीज़। और इसी x³ - 1 को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू x² प्लस 1 इंटू x³। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि t ऑफ 1, t ऑफ x और t ऑफ x² और t ऑफ x³ की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके की होने वाली है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t की, और जैसा कि हमने बताया था कि उसे हम डिनोट करेंगे हमारे m मैट्रिक्स से। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स को ड्रॉ करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एलिमेंट्स किस तरीके से फिल इन किए गए हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके की है। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स की इस तरफ लिखेंगे t ऑफ 1, t ऑफ x, t ऑफ x², t ऑफ x³। फिर उसके बाद इस तरफ हम लिखेंगे 1 x, x² x³। और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस मैट्रिक्स की कॉलम नंबर 1 को जो है वो हमने फिल इन किया है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसकी कॉलम नंबर 1 के ऊपर हमने क्या लिखा है, t ऑफ 1 लिखा है। तो हम कंसिडर करेंगे t ऑफ 1 जो कि इस चीज़ के बराबर है। जैसा कि आप देख सकते हो कि 1 का कोफिशिएंट क्या है, 0 के बराबर है, तो इसीलिए 1 के सामने क्या आएगा, 0 लिखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हो कि x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो इसी वजह से जो है x के सामने हमने क्या लिखा है, 0 लिखा है। जैसा कि आप देख सकते हो कि 0 जो है x² का कोफिशिएंट है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि x² के सामने हमने क्या लिखा है, 0 लिखा है। अगर हम x³ के कोफिशिएंट की बात करें तो वो इस केस में क्या है, 0 के बराबर है, तो इसी वजह से x³ के सामने क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स की पहली कॉलम को जो है वो हमने फिल इन किया है। अगर मैं बात करूँ इस मैट्रिक्स की दूसरी कॉलम को, और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसकी कॉलम नंबर 2 को जो है वो हमने फिल इन किया है। अगर आप देख सकते हो तो इस मैट्रिक्स की जो कॉलम नंबर 2 के ऊपर हमने क्या लिखा है, t ऑफ x लिखा है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होने वाला है कि हम कंसिडर करेंगे t ऑफ x जो कि इस चीज़ के बराबर है। जैसा कि आप देख सकते हो कि 1 का कोफिशिएंट इसमें क्या है, -1 है, तो इसी वजह से 1 के सामने क्या आएगा, -1 आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसीलिए x के सामने क्या आएगा, 1 आएगा। इस केस में x² का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो इसीलिए x² के सामने क्या आएगा, 0 आएगा। और साथ ही साथ जैसा कि आप देख सकते हो कि x³ का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो इसी वजह से जो है x³ के सामने क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स की कॉलम नंबर 2 को जो है वो हमने फिल इन किया है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इस मैट्रिक्स की कॉलम नंबर 3 को जो है वो फिल इन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखोगे कि इसकी कॉलम नंबर 3 के ऊपर क्या लिखा है, t ऑफ x² लिखा है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होने वाला है कि हम कंसिडर करेंगे t ऑफ x² को। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस केस में 1 का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो इसी वजह से 1 के सामने क्या आएगा, -1 आएगा। इस केस में x का कोफिशिएंट क्या है, 0 के बराबर है, तो इसी वजह से x के सामने क्या आएगा, 0 आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि x² का कोफिशिएंट क्या है, इस केस में 1 के बराबर है, तो इसी वजह से x² के सामने क्या आएगा, 1 आएगा। और साथ ही साथ जैसा कि आप देख सकते हो कि x³ का कोफिशिएंट क्या है, इस केस में 0 के बराबर है, तो इसी वजह से x³ के सामने क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से जो है हमने इस मैट्रिक्स की कॉलम नंबर 3 को जो है वो फिल इन किया है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस मैट्रिक्स की कॉलम नंबर 4 को जो है हम फिल इन करेंगे। जैसा कि कॉलम नंबर 4 पे के ऊपर लिखा गया है t ऑफ x³, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि हम t ऑफ x³ को कंसिडर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि 1 का कोफिशिएंट इस केस में क्या है, -1 है, तो इसी वजह से 1 के सामने इस केस में क्या आएगा, -1 आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि x के सामने क्या है, 0 है, तो इसी वजह से इस केस में x के सामने क्या आने वाला है, 0 आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि x² का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो इसी वजह से x² के सामने क्या आएगा, 0 आएगा।
और साथ ही साथ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इसी वजह से इस केस में एक्स क्यूब के सामने क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स के कॉलम नंबर 4 को जो है वो हमने फिल इन किया है। सो ऑन दी होल ये जो है वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है हमारी मैपिंग टी की, और इसे हमने डिनोट किया है जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया था कि उसे डिनोट करेंगे हम एम से। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम ट्रांसपोज निकालेंगे इस एम का और उसे डिनोट करेंगे एम डैश से, जो कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 0 0 0 0, जिसकी दूसरी रो होगी -1 1 0 0, जिसकी तीसरी रो होगी -1 0 1 0, और जिसकी चौथी रो होगी -1 0 0 1। तो इस तरीके का जो है एम डैश होने वाला है। तो फाइनली अब हम वो चीज़ निकालने वाले हैं जो कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था। वो क्या था, m प्लस एम डैश की वैल्यू निकालनी थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि m मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे, बीच में प्लस का निशान होगा, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे m डैश मैट्रिक्स। जब हमने m को जो है वो ऐड ऑन किया m डैश के अंदर, तो उसके बाद हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी पहली रो होगी 0 -1 -1 -1, जिसकी दूसरी रो होगी -1 2 0 0, जिसकी तीसरी रो होगी -1 0 2 0, और जिसकी चौथी रो होगी -1 0 0 2। तो इस तरीके का जो है m प्लस एम डैश होने वाला है। लेकिन हमारा जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा है किसी भी ऑप्शन से, तो इसी वजह से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, और इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है वो एक गलत क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया है हमें गेट 2012 के पेपर में। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, and with the explanation of this question, this is the end of this video। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।